नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेला में स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक जो है वो देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले गणित के सिलेबस में गणित की प्रकृति है। नेक्स्ट जो है वो है गणित का सीखना, सिखाना और आकलन करना। ये शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं आपके, ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। ये क्या हैं? थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। इसमें थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद के सारे चैप्टर्स जो हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं? आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं। जैसे कि आपका प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद आपका इसमें सांख्यिकी भी है। सांख्यिकी के बाद चाल दूरी, समय भी है। ठीक है, समय कार्य भी है। समय और कार्य के साथ साथ आपका क्षेत्रमिति भी है। क्षेत्रमिति के साथ साथ आपका ज्यामिति भी है। ठीक है, ज्यामिति के साथ साथ आपका दशमलव प्रणाली भी है, या दशमलव की संख्याएं वगैरह जो हैं, दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, साथ ही साथ सिलेबस में और भी कंटेंट्स हैं इसमें। ठीक है, दशमलव संख्याएं हैं, ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया। ठीक है, उसके बाद समय कार्य है, उसके साथ में और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका औसत भी है। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात भी है। अनुपात एवं समानुपात और आयु से भी प्रश्न है पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसमें हर एक टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ज्यामिति से पूछे गए हैं, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनुपात समानुपात से भी हैं, औसत से भी हैं, चाल दूरी समय से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सांख्यिकी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं, टॉपिक है आंकड़ों की विवेचना। आंकड़ों की
विवेचना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आंकड़ों की विवेचना, जिसे हम लोग इंग्लिश में DI भी कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की विवेचना। अब आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे कि आंकड़ों की विवेचना जो टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बिना इस टॉपिक को हम लोग फाइनलाइज नहीं कर सकते, ये चीज हमको देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे आपका कि इस आंकड़ों की विवेचना जो टॉपिक आपका है, उस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं जिसके बिना हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। तो आंकड़ों की विवेचना, जिसको हम लोग इंग्लिश में DI कहते हैं, इस DI को पढ़ने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है, वो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक का, वो है प्रतिशत। प्रतिशत, जब तक प्रतिशत का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक इस टॉपिक को हम लोग कवर नहीं कर सकते। दूसरा जो पॉइंट है वो है लाभ और हानि का सिलेबस, मतलब लाभ और हानि का टॉपिक, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है औसत, एवरेज। ठीक है। तो ये चार बेसिक टॉपिक की नीड है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। चार बेसिक टॉपिक की नीड है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। बिना इस टॉपिक के कवर किए हम लोग आंकड़ों की विवेचना को कंप्लीट नहीं कर सकते, या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम इसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो देखिए, यदि हम आंकड़ों की विवेचना के बारे में बात कर रहे हैं और ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में आपको एक और नीड है, वो है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन जो है वो इसमें क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। बिना कैलकुलेशन फास्ट हुए हम लोग इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए कैलकुलेशन आपका क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और औसत, इस चीजों में क्या क्या आपको इस आंकड़ों की विवेचना में रिक्वायर्ड है वो पहले हम देखेंगे, और उसके बाद हम आते हैं आंकड़ों की विवेचना में कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग प्रतिशत को देखते हैं, प्रतिशत में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है और किस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। देखिए, प्रतिशत की जब भी हम बात करते हैं, परसेंटेज की, तो प्रतिशत तभी आप किसी चीज का फाइंड आउट कर पाएंगे जब उसे अंश और हर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, अंश में और हर में लिखेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद जब उसे क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, परसेंटेज में। इसका यह मतलब है कि हमको परसेंटेज यदि किसी चीज का निकालना है तो हमें दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। पहली वैल्यू जो है वो ए, और पहली वैल्यू अंश है और दूसरी वैल्यू क्या है, हर। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे को एक ए वैल्यू रिक्वायर्ड है, एक मेरे को बी वैल्यू रिक्वायर्ड है, और मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100 से। तो इससे जो भी आंसर निकलेगा वो प्रतिशत पे बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो एक पार्ट आपका अंश है और दूसरा पार्ट क्या है, हर। तो जब कभी भी प्रतिशत की बात की जाएगी तो सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है, आपको दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा ए और दूसरा होगा बी। अब आपको यह जानना है कि ए किस चीज की वैल्यू होती है और बी किस चीज की वैल्यू होती है। यदि हम ए की बात करें तो ए जो है वो एक आपका इंग्लिश में टर्म होता है जिसको कहते हैं कंपेयर वैल्यू। क्या, कंपेयर वैल्यू।
जिसको कंपेयर करना है अपने को। और किससे कंपेयर करना है? तो बी वैल्यू है, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस वैल्यू। क्या कहते हैं? रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं। इससे आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। इसको क्या करनी है? तुलना करनी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया है और उस पेपर में आपके टोटल मार्क्स जो हैं, टोटल जो मार्क्स हैं आपके नहीं, पेपर के कुल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? मान लीजिए 500। कितने हैं? 500। और आपके द्वारा गेन किए गए जो मार्क्स हैं वो हम लोग सोचते हैं कि आपके द्वारा गेन किए गए मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? 400। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपका प्रतिशत कितना है, मतलब आपका उस परीक्षा में कितने प्रतिशत मार्क्स हैं आपके। तो यदि मैं प्रतिशत जानना चाहता हूं तो मुझे यहां पर गेन जो 400 है उसको कहां रखना पड़ेगा? ए की जगह पर। और इस 500 को कहां रखना पड़ेगा? मुझे बी की जगह पर। जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां पर ऊपर में कितना आ जाएगा? 400 और नीचे में कितना आ जाएगा आपका? 500। और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? 100 से। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है 80%। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रतिशत नंबर है वो कितना है, परसेंटेज कितना है आपका उस परीक्षा में? 40% उस परीक्षा में मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपको यह समझ में आना चाहिए कि दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है यदि प्रतिशत आपको निकालना है तो। एक वैल्यू है ए और दूसरी वैल्यू है आपकी बी। जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं निकलती तब तक हम लोग जो है वो परसेंटेज नहीं निकाल सकते। मतलब किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए हमको दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, एक है कंपेयर वैल्यू और दूसरी है रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसके बाद जो फाइंड आउट होगा उसे ही आप क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक मैंने पढ़ाया है। ऐसे इंडिविजुअली परसेंटेज कम से कम 4 से 5 क्लासेस परसेंटेज में जो है वो लगनी है, तभी वो सिलेबस प्रॉपर वे में टाइप वाइज कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, यहां पर डीआई में हम लोगों को प्रतिशत का बहुत ही छोटा सा बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। जिस बेसिक से रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रतिशत एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट होता है। तो प्रतिशत को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, एक है ए और दूसरा है बी। अब इसके जस्ट बाद हम लोग ये देखते हैं कि डीआई में बेसिकली परसेंटेज के किस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो डीआई में जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसमें जनरली दो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, यह हमारा पहला स्टेटमेंट है। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। ए बी का कितना प्रतिशत है और ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा या कितने प्रतिशत कम है। तो ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है, मतलब दोनों ही जो स्टेटमेंट है, इसका जो सॉल्यूशन हमको करना है, ये दोनों ही एक ही फॉर्मेट से बनेंगे। वो है ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। देखिए, जब कभी भी प्रतिशत आएगा, परसेंटेज आएगा, दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, एक ए है और दूसरा क्या है? बी। तो यहां लिखा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप रेफरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो रेफरेंस क्या है आपका? बी रेफरेंस है। तो हम देखिए, हमने रेफरेंस की जगह पर बी रखा है और कंपेयर किसको कर रहे हैं? ए को कर रहे हैं। तो ए कहां पर है? ऊपर में है। और गुणा क्या कर दिया है? 100 का कर दिया है। देख पा रहे हैं आप? अब इसके बाद जब आप सॉल्यूशन करेंगे और मान लीजिए आपका आंसर आ जाता है 125%, तो आप कहेंगे कि ए बी का कितना प्रतिशत है? 125% है। इसी तरीके से यदि आपका आंसर आ जाता है 90%, तो आप कहेंगे कि ए बी का कितना प्रतिशत है? 90% है।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही ये दूसरे पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हमारे पास है ए बाई बी, सेम फॉर्मूला मैं यूज करता हूं दोनों के लिए, और उसके साथ में मैं यहां पर पुट करता हूं 100 प्लस माइनस आर प्रतिशत, 100 प्लस माइनस आर प्रतिशत। तो बात यह होती है कि a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय 100 है। अब जो भी आंसर आएगा वो 100 से या तो ज्यादा होगा या तो 100 से क्या होगा, कम होगा। तो यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय आपका आंसर 125% आता है तो आप कहेंगे कि भाई ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 25% ज्यादा है। समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। इसी तरीके से यदि 90% आता है तो आप कहेंगे कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, 10% क्या है, कम है। ये जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये आप नोट डाउन करके रख लें। किसी भी डीआई क्वेश्चन में यदि आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से यदि कोई रिलेट करती है कोई चीजें, तो बेसिकली ये दो टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो एग्जामिनेशन में रहता ही है। मतलब डीआई से जब भी क्वेश्चन आता है, आंकड़ों की विवेचना से जब भी क्वेश्चन आता है और प्रतिशत से वो जब रिलेट करता है तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन के मैं ज्यादा बेहतर आपको समझाऊंगा। अभी तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने की जरूरत है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा टर्म है ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा या कितने प्रतिशत कम है। तो दोनों के लिए आपने देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो क्या है, सेम है, ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर भी जो रेफरेंस है वो क्या है, रेफरेंस है वो क्या है आपका, बी रेफरेंस है। ठीक है, तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड टर्म ही हमेशा रेफरेंस हो। किससे तुलना की जा रही है वो हमेशा क्या रहेगा, रेफरेंस रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज का ये बेसिक पॉइंट है जो हमको डीआई में रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड टाइप है, सेकंड पॉइंट है जो हमको रिक्वायर्ड है वो है लाभ हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो पॉइंट्स हैं जो हमको यहां पे रिक्वायर्ड हैं वो कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है सीपी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। फिर दूसरा जो टर्म है उसे कहते हैं एसपी, जिसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। एक टर्म आपका पी है जिसे आप लोग कहते हैं लाभ। एक टर्म आपका एल है जिसे आप कहते हैं हानि। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु खरीदी गई है तो उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। यदि कोई वस्तु बेची गई है तो हम उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, कॉस्ट प्राइस के, तभी आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, लॉस। इसी तरीके से यदि सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है एज कंपेयर टू क्या, कॉस्ट प्राइस, तब आपको क्या मिलेगा, हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको भी पता है कि टोटल 4 टर्म होती है। एक क्रय मूल्य होता है, दूसरा विक्रय मूल्य होता है, तीसरा आपका प्रॉफिट है और चौथा क्या है, आपका लॉस है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आप डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो डीआई सॉल्व करते समय कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे ये जो क्रय मूल्य है इसको डीआई में क्योंकि काफी सारे डेटा होते हैं तो उस डेटा में हम उसे कहते हैं निवेश। क्या कहते हैं, निवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में क्या करना, पैसे लगाना, इसको क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं।
इसी तरीके से विक्रय मूल्य को हम लोग जो कहते हैं डीआई की भाषा में, वो होती है आय। वो क्या होती है? आय। अब यदि मैं कहता हूं कि प्रॉफिट जो है, लाभ जो है, उसे निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है। अब ये लाभ भी हो सकता है और ये हानि भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू पर। यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। यदि वैल्यू क्या है? निगेटिव है, तो आप कहेंगे कि आपको क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है। इसी को हम लोग कभी कभी एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से आपको यह पता चल जाएगा कि वैल्यू प्रॉफिट दे रही है कि वैल्यू क्या दे रही है? लॉस दे रही है। इस तरीके से यहां पर पॉइंट बनता है। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस बेसिक पॉइंट की, तो इसमें हमें प्रतिशत लाभ और हानि भी निकालने को आ सकता है। तो उस कंडीशन पर यदि आपके पास x की टर्म है तो उस x की टर्म को CP की टर्म के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि आपको मिल जाएगा। x अपॉन CP, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको DI में यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहां पर SP माइनस CP करके ये प्लस और माइनस किया है, उसी तरीके से यदि हम लोग इस टर्म में बात करें और हम बात करें कि हम लाभ और हानि इन दोनों में से किसी टर्म को फाइंड आउट करना चाहें, तो ये हम फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे? आय को क्या करेंगे हम लोग? आय को माइनस करना पड़ेगा किससे? निवेश से। जब हम आय को निवेश से माइनस करेंगे तो जो टर्म हमको मिलेगा वो टर्म क्या कहलाएगा? लाभ और हानि कहलाएगा। आय और निवेश का जब डिफरेंस किया जाएगा तो जो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लाभ या फिर हानि कहलाएगा। तो इतने बेसिक टर्म की नीड है किसके लिए? लाभ और हानि के लिए। मतलब आपका DI के चैप्टर के लिए ये बेसिक टर्म है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, तभी हम लोग क्वेश्चंस को सही तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात और समानुपात, ये जो दो टर्म आपको है, इस दो टर्म में सिर्फ और सिर्फ जैसे प्रतिशत के बारे में हमने देखा था, जस्ट लाइक वैसा ही हमारा अनुपात एवं समानुपात में भी रहेगा। कुछ करना नहीं है। A का B से क्या अनुपात है? A का B से क्या अनुपात है? ठीक है। दूसरा सेंटेंस है A की तुलना में B का क्या अनुपात है? A की तुलना में B का क्या अनुपात है? तो जब इस तरह से बात की जाती है तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि A का B से क्या अनुपात है, तो हम कैसे बताएंगे? A बाय B। यहां भी वही रेफरेंस और कंपेयर वैल्यू का मतलब है। वैसे ही हम A की तुलना में B का क्या अनुपात है, मतलब तुलना आप किससे कर रहे हो? A से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? B बाय A। तो इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है वो आपको समझना है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा है किससे तुलना करनी है? A से।
और यहां पर किससे तुलना की जा रही है, v से। तो ये टर्म का जो डिफरेंस है ये चीज समझ में आनी चाहिए। पता चला आपने इसको लिखने के बजाय इसको लिख दिया या इसको लिखने के बजाय इसको लिख दिया तो पूरा प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक के कारण से आपका प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है डीआई के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं औसत। मतलब आपका टॉपिक है वो क्या है, औसत। अब आप कहेंगे कि औसत का क्या यूज है। औसत का यूज एक नॉर्मल है, क्योंकि आंकड़ों की विवेचना में डीआई जो चैप्टर है आपका, उस डीआई के चैप्टर में डेटास काफी मात्रा में होते हैं और काफी मात्रा में जो डेटा होते हैं उनका एवरेज वगैरह निकालना होता है, औसत निकालना होता है। तो सपोज करिए कि औसत निकालना है और हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा है, तो x1 है, x2 है, x3 है, ऐसा करते करते हमारे पास xn डेटा है। कितने डेटा हैं, xn। और यदि xn डेटा है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करते करते xn आ जाएगा और डिवाइड करेंगे किससे, जैसा कि औसत आप जानते हैं समस्त प्रेक्षणों का योग बटे समस्त प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन सभी का क्या करना है, आपको एडिशन करना है और डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ टर्म्स से। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको औसत मिलेगा, जिसको आप लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी, डीआई की। और साथ में आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो हम डीआई के प्रॉब्लम को काफी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बशर्ते बस आपको ये देखना है कि क्या सारी चीजें आपको क्लियर हैं, तभी आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डीआई में कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, या कितने टाइप के पैटर्न होते हैं डीआई में, वो देखते हैं। तो डीआई में बेसिकली जो है वो 4 टाइप के पैटर्न होते हैं। और भी पैटर्न है, और भी तरह के ग्राफ होते हैं, बट बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन वगैरह में आता है वो आपके ये 4 टाइप के ग्राफ हैं। ठीक है, उस 4 टाइप के ग्राफ में सबसे पहला जो ग्राफ है उसे कहते हैं आप लोग पाई चार्ट। पाई चार्ट को कभी कभी वृत्त आरेख भी कहा जाता है, वृत्त आरेख। उसके बाद आपका बार डायग्राम है, इस बार डायग्राम को आप कहते हैं दंड आरेख, दंड आरेख। लाइन डायग्राम को कहते हैं रेखा चित्र, और सारणी को कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो यदि मैं बात करूं पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में कुछ डायग्राम इस तरीके से रहेगा और उसमें वैल्यूज ऐसे अलग अलग तरह से क्या रहेंगी, बताई जाई रहेंगी आपको। ठीक है, बार डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो उस बार डायग्राम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से बताया जाएगा इंफॉर्मेशन को। इसी को हम लोग कहते हैं दंड आरेख। ठीक है, ये आपका दंड आरेख है। रेखा चित्र के बारे में बात करेंगे तो डायग्राम बनाकर कुछ इस तरीके से हम लोग रेखा चित्र को भी बना सकते हैं। तो ऐसा इंफॉर्मेशन आपका दिया रहता है, उसके हिसाब से सारी वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग जगह पे रहती हैं और वो देखना रहता है। टेबुलर की जहां तक बात है, टेबल की, तो टेबल में सिंपल सा आपको टेबल दिया रहेगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बताई जाएगी। उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये आपका टोटल जो है वो 4 टाइप का क्वेश्चन है, और इसी 4 टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पाई चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे और किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाई चार्ट क्या है, मतलब पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, दूसरा चीज है कि यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आप बना पाए एग्जाम में, तो उसके लिए जरूरी है कि ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी रहती है उसे कैसे आप समझेंगे, क्योंकि जब तक आप ग्राफ में दी हुई इंफॉर्मेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप उस फॉर्मूले, उस लॉजिक, उस कैलकुलेशन पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है
कि सबसे पहले ग्राफ को समझना कि ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी है उससे इंफॉर्मेशन आप कैसे बाहर निकालेंगे, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और फिर आपका आंसर आ पाएगा। इसीलिए ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ग्राफ नहीं समझेंगे, क्योंकि सारणी वाले में क्या होता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी होती है, बट इन सब में क्या होती है कि ग्राफ में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ समझना होता है, उसके बाद ही आप बाकी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है DI का वो किस तरह से होता है। तो DI का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली 3 तरह से किया जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं। मैं बेसिक आपको 3 तरीके बता रहा हूं। उस 3 तरीके में जैसे मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति के घर खर्च को बता रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के क्या कर रहा हूं, घर खर्च को बता रहा हूं। तो वो घर खर्च जो है वो पाई चार्ट से कैसे रिप्रेजेंट होगा वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, एक होता है नॉर्मल वैल्यू, एक होता है परसेंटेज वैल्यू, एक होता है आपका डिग्री वैल्यू। ठीक है, तो जब नॉर्मल वैल्यू की बात करेंगे तो सपोज करिए कि एक बंदा है जो 2000 रुपए जो है वो किराए पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? किराए पर। ऐसे ही वो 3000 रुपए जो है वो भोजन पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है? भोजन पर। मान लीजिए 1000 रुपए जो है वो खर्च करता है, भोजन हो गया, किराया हो गया। मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, शिक्षा पर। ठीक है, ऐसे सारी चीजें दी हुई हैं। यहां पर जो चीजें दी हुई हैं वो नॉर्मल वैल्यू के फॉर्म में है। इसी चीज को यदि यहां पर लिखा जाए और कहा जाए कि 20% जो है वो कपड़ों पे खर्च किया जा रहा है। कहां पर? कपड़ों पर। मान लो बोला जा रहा है कि 30% जो है वो भोजन पर खर्च किया जा रहा है। ठीक, ऐसे ही मान लो बोला जाता है कि 10% जो है वो किराए पर खर्च किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरा जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज में चीजों को शो कर रहा है। किसमें शो कर रहा है? परसेंटेज में। तीसरा जो चीज आपका है, थर्ड डायग्राम जो है वो, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिग्री फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डिग्री में। तो सपोज करिए मैंने कह दिया कि 60 डिग्री जो है वो कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कपड़े को। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 80 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? किराए को। तो इस तरीके से ये बेसिकली 3 टाइप के पाई चार्ट होते हैं। टाइप और भी हो सकते हैं, बट ये बेसिकली 3 टाइप होते हैं। या तो पाई चार्ट डिग्री में होगा, या तो पाई चार्ट आपका किस में होगा? परसेंटेज में होगा, या तो पाई चार्ट आपका किस में होगा? वैल्यू में होगा। सपोज करिए इन सभी का आप सम करते हैं और आपका 20,000 रुपए आता है। कितना आता है? 20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए है, इस 20,000 रुपए को आप कहेंगे कि ये 20,000 रुपए 100% के क्या है? बराबर है। और यही 20,000 रुपए जो है वो 360 डिग्री के भी बराबर है। क्यों 360 डिग्री? क्योंकि वृत्त में जो डिग्री होता है वो कंप्लीट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये आपका 360 डिग्री हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, किसकी? परसेंटेज की, तो यहां पर भी जो डिग्री है वो कितने डिग्री के बराबर है? 360। तो आप कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना? 360 डिग्री। समझ पा रहे हो? 100% बराबर कितना?
360 डिग्री। जब कभी भी क्वेश्चन इस पाई चार्ट में आता है और वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में होती है, तो ये जो परसेंटेज फॉर्म में वैल्यू होती है और कहा जाता है कि जैसे 20% है, तो बोलेगा कपड़ों पे खर्च का केंद्रीय कोण बताइए। तो वो जो केंद्रीय कोण होता है वो और कुछ नहीं होता है, इसी 360 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे 360 से? यदि मुझे 20% चाहिए तो 20% बराबर होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। 360 को 100 से डिवाइड किया और गुणित क्या कर देंगे हम लोग 20। इस कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा वो 20% का डिग्री कन्वर्जन है जो आपको मिल जाएगा। इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज से डिग्री कन्वर्जन कैसे होता है, वो चीज बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिग्री। तो क्वेश्चन डिग्री से परसेंटेज कन्वर्जन का भी आ सकता है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री बराबर होता है कितना 100%। सपोज करो मेरे को 60 डिग्री कितना परसेंट के बराबर है ये जानना है, तो देखना 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पहले 100% को डिवाइड करोगे किससे 360 से, तो आपने 360 कर दिया। 360 से डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 60 से। इससे जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल वो किस में रहेगा, प्रतिशत में आपको मिल जाएगा। फाइनली वो किस में मिलेगा आपको, परसेंटेज में। तो ये कुछ परसेंटेज से डिग्री कन्वर्जन, डिग्री से परसेंटेज कन्वर्जन है, और बाकी जो है वो हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे कि कैसे और किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे ये 100% था तो 100% का 360 बराबर है। 20% निकालने के लिए मैंने पहले 100 से डिवाइड किया और 20 से गुणा कर दिया। इस चीज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम चाहते तो हम 1% भी निकाल सकते थे और उसके बाद हम 20 का गुणा करते। और थोड़ा सा यदि आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये जो 360/100 मैंने लिखा है ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, 1% ही है। तो 360/100 का मतलब है 1% जो मैंने यहां लिखा है। इसी तरीके से 360 डिग्री बराबर 100% है। यदि मुझे 60 डिग्री निकालना है तो मैं चाहूं तो पहले 1 डिग्री निकालूं, उसके बाद मैं क्या करूं, बाकी निकालूं। तो पॉइंट ये है कि मैं पहले 1 डिग्री निकाल सकता हूं। तो ये 100 बटे जो 360 किया गया है ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, 1 डिग्री है। कितना डिग्री है वो, 1 डिग्री। तो ये बेसिकली जो है वो पाई चार्ट को 3 डिफरेंट वेज में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी तो क्वेश्चन में देखते हैं, कभी कभी पाई चार्ट के साथ 2 पाई चार्ट होता है, कभी कभी 3-3 पाई चार्ट हो सकता है, कभी कभी 1 पाई चार्ट के साथ बार डायग्राम हो सकता है। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए। चलिए अब जो हम देखने वाले हैं वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के पॉइंट पर बेस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशन में हुए विभिन्न व्ययों को प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रश्नों के क्या करने हैं आपको, उत्तर देने हैं। ठीक है, अब आपके पास यहां पर एक पाई चार्ट दिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि पाई चार्ट को पहले समझना जरूरी है कि पाई चार्ट में क्या क्या चीजें आपको दी हुई है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक पुस्तक के प्रकाशन को यहां पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। पुस्तक बनाने में किए गए खर्च को पाई चार्ट में दिखाया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कागज पर जो व्यय है, खर्च है, वो कितना प्रतिशत है, 30% है। कागज पर जो खर्च है वो कितना प्रतिशत है, 30%। रॉयल्टी जो दी जा रही है वो कितने प्रतिशत है, 18% क्या है, रॉयल्टी है। जिल्द या बाइंडिंग जो है वो 15% है। विविध एक्सपेंस कितना है, 10%। विज्ञापन कितना है, 7%। और छपाई पर व्यय कितना है, 20%। इस तरीके से आपको पाई चार्ट दिया है। अब हम देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से है। ठीक है, चलिए। लिखा है यदि कागज पर व्यय 1,50,000 है तो विज्ञापन पर व्यय कितना है।
तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि कागज पर जो व्यय बताया जा रहा है वो कितना है, 1,50,000। तो हम देख पा रहे हैं ग्राफ में कि कागज पर व्यय कितना है, 30%। इसका यह मतलब है कि 30% जो है वो बराबर होगा किसके, 1,50,000 के बराबर होगा। 30% किसके बराबर होगा, 1,50,000 के बराबर। आपको पूछा क्या जा रहा है, विज्ञापन। विज्ञापन पर कितना प्रतिशत है, 7% आपका विज्ञापन पर है। इसका मतलब है 30% से डायरेक्ट 7% कैसे निकालोगे। देखो, निकालने के लिए आप 1% करके भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था। हम डायरेक्टली क्या करें, 7% निकालें। कैसे निकलेगा 7%, 1,50,000 बटे क्या करोगे आप, 30, और गुणित क्या कर दोगे आप, 7। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो हम कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये एक तरीके से हम 1% ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, 1%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 से ये कितनी बार, 5 बार, 3 5 15, 1 2 3 0, 1 2 3 0। 7 से 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 35। कितना, 35,000। तो 7% बराबर क्या हो जाएगा, 35,000। तो पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना है, 35,000 है। कितना है, 35,000, 35,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई पर हुए व्यय के सापेक्ष केंद्रीय कोण आपको बताना है। किसके सापेक्ष बताना है, मतलब किसके ऊपर, छपाई पर हुए व्यय। छपाई पर कितना प्रतिशत है, 20% आप देख पा रहे हैं। छपाई पर कितना है, 20% है। इस छपाई पर व्यय आपको बताना है, मतलब छपाई का केंद्रीय कोण बताना है। क्या बताना है आपको, केंद्रीय कोण। ठीक, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, क्या देखा था, कि ये पूरा परसेंटेज में है। इसका मतलब है कि 100% जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 100% जो है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और आपको छपाई पर चाहिए, तो छपाई कितना है, 20%। तो 100% का 360, तो 20% का कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, 5 से, और इसको भी डिवाइड कर दूं किससे, 5 से। तो जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 20% आ जाएगा। 360 को भी 5 से डिवाइड करूंगा तब कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। कैसे, 5 सत्ते 35, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 20% बराबर क्या हो गया, 72 डिग्री। दूसरा प्रोसेस क्या था कि 20% यदि मेरे को निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 गुणित क्या कर सकता हूं, 20। ऐसे में भी समझ जाओ कि 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 360 को आप 5 से ही भाग दे रहे हो। फाइनल आंसर कितना है आपका, 72। ठीक है, तो यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो सॉल्यूशन को पॉज कर दीजिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को फाइनल करिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा अपने आंसर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों में एक महीने के खर्च का विवरण दिया गया है। एक महीने का जो खर्च का विवरण है वो बताया गया आपको इसमें, और बताया गया ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे लिखा है कि भोजन पर 45% एक्सपेंस किया गया है। इसका मतलब है यदि 100 रुपए उसका वेतन है तो 45 रुपए उसने किस पे खर्च किए हैं, भोजन पे खर्च किए हैं। इसी तरीके से किराए पर कितना खर्च किया है, 14%। ऐसे ही कपड़ों पर है, ईंधन पर है, शिक्षा पर है, और क्या है, अन्य पर है। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से हैं। ठीक है, जैसे लिखा है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, किस पे
शिक्षा पे और भोजन पे। तो पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है शिक्षा, बाद में क्या आ रहा है? भोजन। इनका क्या करना है? आपको अनुपात बताना है। तो बताइए शिक्षा पर कितना एक्सपेंस है? 15% का एक्सपेंस किस पे है? शिक्षा पर। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 15%। और नीचे आएगा भोजन। भोजन पर कितना है? 45% है। तो यहां कितना आ जाएगा? 45% आएगा। एक है 15% और दूसरा क्या है आपका? 45%। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, मतलब 1:3। क्या? 1:3। तो आपका ये जो बी है वो आपका फाइनल आंसर है, 1:3। 1:3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है? ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है? इसको आप ये 5 कर लीजिएगा, ठीक है। ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है? तो किसके रिस्पेक्ट में है? ईंधन के रिस्पेक्ट में है। और खर्च किस पे किया जा रहा है? किराए पर। तो किराए पर किया गया खर्च 14% है और ईंधन पर किया गया खर्च कितना है? 9% है। इसका मतलब है कि ऊपरी पोर्शन पर क्या रहेगा? किराया, और नीचे वाले पोर्शन पे क्या रहेगा? ईंधन। ये आ गया। और गुणा क्या करने वाले हैं आप? 100, क्योंकि ज्यादा या कम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। तो किराए पर कितना खर्च कर रहे हैं? 14%। ईंधन पर कितना कर रहे हैं? 9%। और गुणा किस पे कर रहे हैं? 100 पे। तो ये तो परसेंटेज वर्सेंटेज सब कैंसिल हो जाएगा। इसको करोगे तो यहां पर आएगा 1400 और डिवाइड करोगे किससे? 9 से। तो सबसे पहला काम 14 को 9 से डिवाइड किया तो 9 एकम 9, फिर कितना बचा? 5 और 0, 9 पंचे 45, ठीक है, 9 पंचे 45, फिर 5 बचा, फिर 9 पंचे 45, फिर ऐसे आज से आता रहेगा। 155.55%। तो आप कह सकते हैं कि किराया ईंधन का कितना है? 155.55% है। इसका मतलब है कि सी जो है वो आपका क्या है? फाइनल आंसर। सी जो है वो क्या है? फाइनल आंसर है। किराया पहले, ईंधन नीचे, डिवाइडेड बाय 100। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है निम्न 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है। कहने का यह मतलब है ऐसे कौन से 3 एक्सपेंसेस हैं जिसके बेसिस को फाइनल करने से, मतलब दोनों तीनों को ऐड करने से 108 डिग्री बनता है, यह आपको पूछा जा रहा है। तो पहला काम आप ये करें, आप ये नहीं जान पाएंगे कि हर एक का आप निकालें और फिर तीनों को ऐड करके बताएं 108 डिग्री कब आएगा। ज्यादा बेहतर क्या होगा कि सबसे पहला काम आप ये करें कि 108 डिग्री आपको कह रहा है, आपको क्या कह रहा है? 108 डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले आप ये पूरी वैल्यू किस में है? परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में है, इसका मतलब है कि 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100% बराबर 360 डिग्री, ठीक है। दूसरा चीज है, इसका रिवर्स क्या है? 360 डिग्री बराबर कितना है? 100%। तो हमको यह देखना पड़ेगा कि 108 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 108 डिग्री कैसे निकालोगे? 100 को डिवाइड करोगे किससे? 360 से, और गुणा कर दोगे किसका? 108 का। करोगे 100/360 गुणित कितना करेंगे? 108। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा 30%। करके देखते हैं। ये 0 और ये 0, ठीक है। 2 से करें, 12 से करेंगे तो 12 निया 108 और 12 तिया 36, 3 से 3 एकम 3 तिया, 3 गुणित 10 किया तो कितना आ गया? 30%।
अब आपको यह देखना है कि ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसका एडिशन जो है वो 30% आ रहा है। पहले ऑप्शन में जाइए, ईंधन, कपड़ा और अन्य। ईंधन कितना है? 9%, तो ये 9% हो गया। कपड़ा कितना है? 11%, तो ये 11% हो गया। अन्य कितना है? 15%। अन्य कितना है? 6%। इन सबको ऐड किया तो 11 और 9 कितना हो गया? 20। 20 और 6 कितना हो गया? 26। अपने को कितना चाहिए? 30। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, ईंधन, शिक्षा और अन्य। ईंधन कितना है? 9%। शिक्षा कितना है? 15%। उसके बाद अन्य कितना है? 6%। तो 15 और 9 कितना हो गया? 24। 24 और 6 कितना हो गया? 30। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस लग रहा है आपको, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपए हो तो किराया तथा भोजन पर कुल व्यय कितना होगा? किराया तथा किस पर? भोजन पर। लेकिन परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 25,000। तो परिवार की आय 25,000 है, तो सीधा सीधा है कि परिवार की आय कितनी है? 25,000। किराया कितना है? किराया 14% है और भोजन कितना है? 45। तो 45 और 14 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 59% आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 59%। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे आप किसको? 59 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये दोनों जीरोस क्या है यहां पर? कैंसिल हो गए। अब इसके बाद आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। $59 को मल्टीप्लाई करना है आपको 250 से, तो पहले 25 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 0 आपका यहां पर आ गया। इसके जस्ट बाद 5 निया 45, 5 और ये 4, 5 से पजम 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 29। तो यहां कितना हो गया? 29। फिर 2 से करेंगे तो 2 निया 18, 8, फिर ये 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो ये आ गया 5, 9 और 8 कितना हो गया आपका? 17, 7, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1, 1475। तो 1475 मतलब यहां पे 1475 आ जाएगा। 14,750 यहां पर किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी ऑप्शन नन ऑफ दिस भी होता है, तो उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्लास्टिक के खिलौना बनाने वाले एक उत्पादक की कुल लागत जो है वो 2,50,000 है। आप समझ पा रहे हैं? टोटल लागत जो है वो कितनी है? 2,50,000। और यदि कुल लागत जो है वो 2,50,000 है तो कच्चा माल, श्रमिक, मरम्मत, ये सारी चीजों पर जो खर्च है उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। और पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते समय एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि सभी चीजें डिग्री में दी हुई हैं, बट ये वाला जो चीज है वो क्या है नहीं। और यदि ये चीज है नहीं तो पहले बाकी लोगों को सम करोगे, सम करने के बाद 360 डिग्री से माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 108 डिग्री है। कितना डिग्री है? 108 है। फिर हमारे पास 54 है, फिर हमारे पास 36 है, फिर हमारे पास 144 है, ठीक है। इन सब को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 2 18 4 कितना हो गया? 22। तो 22 का यहां पे कितना आ गया? 2। 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 3 10, 10 4 14,
4 हाथ में 1, 1 2 3, 342 डिग्री। यदि 342 डिग्री ये आ रहा है और इसको आप यदि 360 डिग्री से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 360 डिग्री से माइनस करने से कितना डिग्री मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा आपको। कितना डिग्री मिलेगा, 18। और यदि 18 डिग्री मिलेगा तो यही 18 डिग्री क्या हो जाएगा, बिजली का वैल्यू है। ठीक है, कितना डिग्री बिजली का वैल्यू है, 18 डिग्री जो है वो बिजली का वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है इस वृत्त चित्र के आधार पर बिजली पर लागत कितनी है। तो पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि 2,50,000 जो दिया हुआ है ये कुल लागत है, और कुल लागत है इसका मतलब है कि 360 डिग्री जो है वो 2,50,000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2,50,000 के बराबर। तो 360 डिग्री कितने किसके बराबर है, 2,50,000 के बराबर है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है इस वृत्त चित्र के आधार पर बिजली पर लागत कितनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बिजली पर जो लागत है वो कितना डिग्री है, 18। और मैंने यहां पर लिखा थोड़ी देर पहले कि 360 डिग्री जो है, कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री जो है वो डायरेक्टली कितना है, 2,50,000 है। कितना है, 2,50,000। तो 360 डिग्री 2,50,000 के बराबर है, तो 18 डिग्री किसके बराबर होगा, 18 डिग्री होगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री गुणित कितना हो जाएगा, 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और ये है 25,000। 25,000 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12,500। ये कितना डिग्री है, 18 डिग्री। तो 12,500 जो है वो आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो किस में है, डिग्री में। इसके पहले वाले जितने भी प्रश्न थे वो किस में थे, प्रतिशत में। तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि परसेंटेज वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है, आपका डिग्री वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। आगे देखते हैं। विज्ञापन पर उत्पादन लागत मशीनों की मरम्मत पर लागत से कितनी कम है। देखिए, विज्ञापन पर उत्पादन लागत मशीनों की मरम्मत लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो मशीनों की मरम्मत कितनी है, 54 डिग्री। विज्ञापन कितना है, 36 डिग्री। मशीनों की मरम्मत कितनी है, 54 डिग्री, और विज्ञापन कितना है, 36 डिग्री। तो मरम्मत 54 डिग्री है और विज्ञापन कितना है, विज्ञापन जो है वो कितना डिग्री है, 36 डिग्री। ठीक है, दोनों को यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमको मिलेगा कितना कम है, 18 डिग्री कम है। 18 डिग्री कम होने का मान अभी थोड़ी देर पहले आपने 12,500 निकाला है। देख पा रहे हैं आप, देखो 18 डिग्री का वैल्यू कितना निकाला है, 12,500। सेम वैल्यू जो है वो आपका कहां पर यूज हो जाएगा, यहां पर। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी, 12,500। कितना डिग्री आ रहा है, 12,500। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का ये वाला सिनेरियो था खिलौना और बाकी सारी चीजों के रिगार्डिंग। अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने डिग्री और प्रतिशत दोनों में देख लिया है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें समझिएगा कि क्या हो रहा है। यहां पर जो ग्राफ दिया है उसमें बताया जा रहा है आपको कि एक विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 5,000 है। कितनी है, 5,000। और ये आपका एक पाई चार्ट दिया है। इसका मतलब है कि बी फार्मा में यदि 15% की बात करते हो तो इस 5,000 का 15% आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस 5,000 का क्या करना पड़ेगा, 15% निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि फैशन डिजाइनिंग फाइंड आउट करना चाहते हो तो कितना निकालना पड़ेगा,
14%। आइए देखते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ इस प्रश्न में। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में वितरित विद्यार्थियों की संख्या, ये जो पाई चार्ट है, ये जो पाई चार्ट है कितने हजार लोगों को बता रहा है? 5000 लोगों को बता रहा है। और ये भी आप समझ पा रहे हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों को बता रहा है। ये किसको किसको बता रहा है? लड़के और लड़कियों दोनों को बता रहा है। बट ये किसको बता रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों को बता रहा है। तो यदि आप चाहो तो हम इसमें एक कॉलम कर सकते हैं और उस कॉलम में हम लड़कियों की संख्या भी बता सकते हैं। ये क्या है? लड़कों की संख्या है। यहां पर हम लड़कियों की संख्या, देखिए 56% है किसका? MBA। तो जब 5000 का 12% निकालोगे तो वो 12% लड़के और लड़कियां मिलाकर होगा। अब उसके बाद 56% लड़के हैं तो 44% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 44% यदि लड़के हैं तो 56% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 65% यदि लड़के हैं तो 35% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 72% लड़के हैं तो 28% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 68% लड़के हैं तो 32%, और 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 20%। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि मुझे बी फार्मा में लड़कियों की संख्या चाहिए तो पहले मुझे 5000 में 15% पहले मुझे निकालना होगा। 5000 का कितना प्रतिशत? 15%। और उस 15% निकालने के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 56% निकालना पड़ेगा उसका, तब मैं बी फार्मा की लड़कियां बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा है फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों एवं होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितने का अंतर है? फैशन डिजाइनिंग की लड़कियां और होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितने का अंतर है? तो सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग की लड़कियां, तो फैशन डिजाइनिंग में आप देख पा रहे हैं ग्राफ में कितना प्रतिशत है? 14% है। तो किसका 14% होगा? फैशन, ठीक है, डिजाइनिंग पहले देखते हैं। फैशन डिजाइनिंग 14%, तो किसका 14%? 5000 का 14%, तो ये 14% हो गया। 14 बटे क्या हो गया? 100। ये 5000 का 14% हो गया हुआ। अब इसके जस्ट बाद हमको ये देखना है कि 14% तो ठीक है, लेकिन ये लड़के और लड़कियां दोनों की वैल्यू है। फैशन डिजाइनिंग में लड़के कितने हैं? 65, लड़कियां कितनी है? 35%। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 35/100 से, और चेक करना पड़ेगा कि कितनी लड़कियां हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, पहले 1 0 2 0, ये दोनों 0 कैंसिल, ये 1 0, यहां से 1 0 कैंसिल। 5 से करेंगे 1 बार, ये कितनी बार? 2 बार। 2 से करेंगे 1 बार, ये कितनी बार? 7 बार। ठीक है, 7 × 35, 5 7 या 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24। तो 245 लड़कियां हैं फैशन डिजाइनिंग में। अब इसी तरीके से होटल मैनेजमेंट में लड़कियों की संख्या निकालनी है। किसमें? होटल मैनेजमेंट में। होटल मैनेजमेंट तो होटल मैनेजमेंट में आप देख पा रहे हैं कितना प्रतिशत है? 16% है। तो 5000 का पहले क्या निकालिए? 16/100। ठीक है, तो ये आपने 16% निकाल दिया होटल मैनेजमेंट। अब आपको देखना है होटल मैनेजमेंट में लड़कियों की संख्या कितनी है? 28% है। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग? 28% निकालेंगे, तो 28 बटे कितना हो गया? 100। अब ये दोनों जीरोस यहां से कैंसिल, ये 1 0 यहां से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
2 एकम 2 और ये 8, 8 8 64, ये 4 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, तो 224। इन दोनों का आपको अंतर करना है, तो 245 माइनस 224, दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया 21, तो उनका अंतर कितना है 21 है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें टेबल प्लस आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो टेबल प्लस पाई चार्ट, टेबल प्लस बार डायग्राम, टेबल प्लस लाइन डायग्राम, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बस उसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बी फार्मा की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखो बी फार्मा की जो लड़कियां हैं वो इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में, तुलना किससे की जा रही है इंजीनियरिंग के लड़कों से, इसका यह मतलब है कि ऊपर क्या आएगा बी फार्मा, बी फार्मा आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा इंजीनियरिंग, और गुणा क्या कर देंगे हम लोग 100, चेक करेंगे कि 100 से कितना कम आ रहा है, चेक करेंगे कि 100 से कितना कम आ रहा है, जितना भी कम आएगा उस हिसाब से आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो बी फार्मा की सबसे पहले लड़कियां फाइंड आउट करिए, तो 15% है, किसका 15% होगा 5000 का 15%, ठीक है। 5000 का क्या करना है आपको 15% करना है, तो 5000 का आपने 15% निकाला, तो 15 बटे कितना आ गया 100, ये क्या हो गया बी फार्मा के 5000 का 15% हो गया। अब इसके जस्ट बाद जो आपको फाइंड आउट करना है वो है बी फार्मा की लड़कियां। तो देखिए बी फार्मा में लड़कियां कितनी हैं 56%, तो अब हमें यहां पर क्या करना है 56% निकालना है, तो ये हो गया 56 बटे 100। अब फिर से 5000 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग के लड़के चाहिए, तो इंजीनियरिंग कहां है यहां पर है, ये कितना प्रतिशत है 25% है, तो पहले 5000 का 25% आप निकालोगे, उसके बाद इंजीनियरिंग का देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, तो देखिए इंजीनियरिंग में दिया हुआ है कितना 20 दिया है 20, लड़कों की बात कर रहा है तो ये लड़कियों की है, 80% क्या दिया है लड़कों का दिया हुआ है, तो यहां पर हमको 80% निकालना पड़ेगा, 80 बाय कितना हो गया 100, गुणित क्या करेंगे आप 100, ठीक। अब ये सारी वैल्यू है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये 5000 से कट जाएगा, ये 100 ये 100 से, ये 100 ये 100 से, ये सब कैंसिल, ठीक है। अब देखो 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि ये 8 से करेंगे तो 8 से ये 10 बार और 8 सती 56, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो कितना प्रतिशत आ रहा है 42%। लेकिन एग्जामिनर को भी मालूम है कि ऐसा कोई शॉर्टकट होता है जिससे एक ही फॉर्मूले से दोनों चीजें निकाली जा सकती हैं, तो जब आप निकाल रहे हैं तो आपका 42% आ रहा है। क्या यह पूछा है कि बी फार्मा की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितना प्रतिशत है, ऐसा नहीं पूछा है, वो पूछा है कितने प्रतिशत कम है। ये कम जो पूछा है ना, इसके कारण से ये 42% आंसर ना होकर क्या हो जाएगा 100% में 42% आप माइनस करोगे और तब आएगा आपका 58%। फाइनल आंसर इज 58%, फाइनल आंसर इज 58%। तो देखो 58 भी दिया है 42 भी दिया है,
तो बहुत ही सोच समझकर चीजों को आपको करना है ताकि गलत ना हो किसी भी जगह पे जाकर। ठीक है, तो ये डीआई का चैप्टर था आपका। ठीक है, तो डीआई का एक चैप्टर हमने अभी देखा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि पाई चार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उस तरीके के क्वेश्चन का एक शॉर्टकट फॉर्म या फिर जो भी एक सिंप्लीफिकेशन मेथड होता है वो हमने देखा। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।